चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक रोग या अनुवांशिक बीमारी। तो आइए इसका डिटेल में जानते हैं और एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन कौन सा डिजीज होता है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आइए जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये इस लाइन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि अनुवांशिक रोग होता क्या है। तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं जो जीन या क्रोमोसोम के द्वारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से बाल बच्चों में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से बाल बच्चों में जो डिजीज़ जाता है, जो बीमारी जाता है, जो ट्रांसफ़र होता है माँ बाप से उनके बाल बच्चों में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि अनुवांशिक रोग कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है सबको। तो जेनेटिक डिसऑर्डर उसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर वैसा बीमारी जो जीन या क्रोमोसोम के चेंजेज के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो क्रोमोसोम और जीन के चेंजेज के फलस्वरूप उत्पन्न होता है ना। और यही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से बाल बच्चों में ट्रांसफ़र होता है वो डिजीज़। तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं या फिर अनुवांशिक रोग कहते हैं, अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स, वो ढेर सारे इसमें आ सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में ढेर सारी बीमारी आता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये तो हमने जाना कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल जानते हैं कि इसमें कौन कौन से डिजीज आता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, कलर चेंज कर ले। चलिए, सबसे पहला आता है फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कलर से ही रिलेटेड होगा, है ना। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है कलर ब्लाइंडनेस वो कलर से ही रिलेटेड होगा। और जो कलर और ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है, अंधा, है ना। तो वो वाला अंधा नहीं है जिसमें आँख में नहीं दिखता है, बल्कि ये कलर वाला अंधा होता है, जिसको रंग वर्णता कहते हैं हिंदी में, है ना। तो चलिए ये जानते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होता है, जो डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स, इसमें होता ये है कि ऐसे व्यक्तियों में, इस लाइन को पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों में लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जिस जीव को कलर ब्लाइंडनेस एनिमल हो जाता है, जिस ह्यूमन को कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज हो जाता है, बीमारी हो जाता है, वैसे व्यक्ति जो है रेड और ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं जान पाता है कि वो रेड है या ग्रीन है, ग्रीन है या रेड है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे थे, जो एक अनुवांशिक रोग है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, शॉर्ट में ही लिखते हैं फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो कलर ब्लाइंडनेस में प्रॉब्लम होता ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो होता है रेड कलर, अगर जिस व्यक्ति को रेड कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उस व्यक्ति में जो है, उस व्यक्ति में ग्रीन और रेड और ग्रीन,
यानी कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है लाल और हरा में। तो इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन से कलर, इसमें दूसरा कलर भी दे सकता है, लेकिन कलर होता है रेड और ग्रीन, यानी कि लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कलर ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट पढ़ते। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हाइपर ट्राइकोसिस दूसरा डिजीज अनुवांशिक कौन सा है, तो हाइपर ट्राइकोसिस है ना। तो हाइपर ट्राइकोसिस जो होता है फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से इस लाइन को पढ़िएगा। हाइपर ट्राइकोसिस डिजीज कहते किसको हैं, यह एक सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। यह सिर्फ मेल में होता है, सिर्फ मेल में यानी कि बॉयज़ में होता है। इसका मुख्य कारण होलैंडिक जीन होता है, जो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। ऐसे पीड़ित व्यक्तियों में बाएं कान पर बाल पाया जाता है। अब चलिए इसको डिटेल समझते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हाइपर ट्राइकोसिस है ना। हाइपर ट्राइकोसिस शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, जगह का अभाव है इसलिए ऐसे समझिएगा आप लोग। यहाँ से थोड़ा ये चेंज कर ले, समझिएगा इसको, हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस एक ऐसा बीमारी है फ्रेंड्स, जो सिर्फ किस में होता है, मेल में होता है ना। किस में होता है फ्रेंड, मेल में होता है, यानी कि बॉयज़ में होता है। तो हाइपर ट्राइकोसिस में होता ये है फ्रेंड्स, इसमें कि इसमें जो होता है मेल यानी बॉयज़ के कलर यहाँ से चेंज कर ले, बॉयज़ के कान के ऊपर बाल होता है। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे फ्रेंड्स, किसी किसी व्यक्ति को कान के ऊपर बाल रहता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को कान के ऊपर बाल है, अगर उसका बच्चा यदि हो रहा है, तो उस बच्चा को भी कान के ऊपर बाल हो जाएगा इन फ्यूचर, है ना। तो ये जो डिजीज है हाइपर ट्राइकोसिस, इस पूरा नहीं लिखे हैं, समझिएगा यहाँ पे। हाइपर ट्राइकोसिस वो सिर्फ मेल में होता है फ्रेंड्स, और इसमें होता ये है कि कान के ऊपर बाल पाया जाता है ना। तो हेयर पाया जाता है एक्सटर्नल ईयर, यानी कि कान के ऊपर, ठीक है। तो बाएं कान वहाँ पे लिखा हुआ था, तो बाएं कान के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, बाल पाया जाता है। ये आप अपने डेली लाइफ में किसी न किसी को देखे होंगे। और जिस व्यक्ति के कान के ऊपर बाल है, उसका बच्चा में 100% है कि उसमें भी जाएगा। ये अनुवांशिक, चूँकि ये जितना भी हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, बच्चों से बाल बच्चों से माता पिता से बच्चों में जाते रहता है। इट स्लिप ऑफ टंग फ्रेंड्स, तो सॉरी टू से। तो ये जो है फ्रेंड्स, जो हाइपर ट्राइकोसिस है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, कान के ऊपर पाया जाता है। अब इसको क्लियर करके आपको और अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो मेल होता है, मेल, ठीक है, मेल जो यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, मेल में जो होता है फ्रेंड, क्योंकि ये डिजीज़ मेल में होता है, तो इसको अच्छे से समझाते हैं। मेल में जो होता है फ्रेंड्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ये बात को आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, आप लोग पहले भी 9-10 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मेल में जो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। दुनिया में जितना भी डिजीज़ है बेटा, सॉरी टू से, जितना भी डिजीज़ है फ्रेंड्स, है ना, उसमें मेल में जो होता है और फीमेल में आप लोग जानते होंगे कि एक्स और एक्स होता है। तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है फ्रेंड्स, तो इसमें डिजीज़ जो होता है एक्स पे होता है। डिजीज़, जो कुछ भी डिजीज़ है, जो कुछ भी बीमारी है फ्रेंड्स, वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स क्रोमोसोम पर होता है, लेकिन इन अदर डिजीज़, यानी कि हाइपर ट्राइकोसिस को छोड़कर, हाइपर ट्राइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें वाई क्रोमोसोम पर जो है, वाई क्रोमोसोम पर ये हाइपर ट्राइकोसिस डिजीज़ होता है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम जो है, मेल का जो वाई क्रोमोसोम होता है, वो कभी कैरी नहीं करता है जीन जो है रिलेटेड विद जेनेटिक डिजीज़, है ना। इसको समझिएगा, वाई नेवर कैरी जीन रिलेटेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर,
है ना, अदर देन हाइपरट्राइकोसिस। यानी कि हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी डिजीज है जो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेल में वाई क्रोमोसोम पर, यहाँ पे समझिएगा, हाइपर ट्राइकोसिस एक ऐसी डिजीज है जो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है ना, वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। लेकिन जितना भी डिजीज है सारा एक्स क्रोमोसोम पर होता है। लेकिन इकलौता एक ऐसा डिजीज है ये हाइपरट्राइकोसिस, एक ऐसा डिजीज है, अपवाद कह लीजिए या फिर एक्सेप्शन कह लीजिए, यह एक ऐसा डिजीज है जो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस लाइन को बता रहे हैं कि ये जो मेल में जो हाइपरट्राइकोसिस डिजीज होता है, जो कान के ऊपर बाल होता है फ्रेंड्स, उसमें वाई क्रोमोसोम पर जो होता है हाइपरट्राइकोसिस डिजीज जो होता है वो स्थित होता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति में हाइपरट्राइकोसिस डिजीज होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रश ले लें, जिस व्यक्ति में हाइपरट्राइकोसिस डिजीज होता है उसके बाएं कान पर बाल पाया जाता है, कान के ऊपर। और जिस व्यक्ति को हाइपरट्राइकोसिस है उसको जो उसका जो बेटा होगा, बेटी होगी, जो उसका बाल बच्चा होगा, जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें भी ये जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करके आपको बताते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज़ जो सबसे पहले आप लोग बहुत पहले से जानते आए हैं फ्रेंड्स, कि सबसे पहले जो है विक्टोरियन डिजीज़ भी कहते हैं इसको, क्योंकि विक्टोरिया के महारानी को हुआ था सबसे पहले, है ना। ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ जो है फ्रेंड्स, यहाँ से ब्रश ले लें, ठीक है। हीमोफीलिया जो बीमारी है, हीमोफीलिया बीमारी है फ्रेंड्स, इसको विक्टोरियन डिजीज़ भी कहते हैं। क्या करते हैं? विक्टोरियन डिजीज़, है ना, विक्टोरियन डिजीज़। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है उसको विक्टोरियन डिजीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं विक्टोरियन डिजीज़? क्योंकि हीमोफीलिया जो डिजीज़ था, जो बीमारी था, है ना, वो विक्टोरिया के महारानी को हुआ था सबसे पहले। विक्टोरिया के महारानी को हुआ था, इसलिए विक्टोरिया महारानी को हुआ था, इसलिए इसे विक्टोरियन डिजीज़ भी कहते हैं। इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हीमोफीलिया डिजीज़ होता क्या है? तो हीमोफीलिया डिजीज़ में होता ये है बेटा फ्रेंड्स, कि इसमें जो होता है, जैसे आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे फ्रेंड्स, जब किसी का हाथ वाथ कट जाता है, हाथ उत कट जाता है, मान लीजिए यहाँ पे यदि कटा हुआ है, तो यहाँ पे जो है, मान लीजिए यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड, मान लीजिए एक्सीडेंट हो या फिर कुछ भी हो, इंजरी कुछ भी हो सकता है, कट गया, कुछ भी हो गया, ये मान लीजिए हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कटा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो ब्लड आ रहा है अंदर से, हम लोग देखते हैं कि कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, वो क्लॉट कर जाता है। लेकिन हीमोफीलिया डिजीज़ में ब्लड क्लॉट नहीं करता है, यानी कि ब्लड जमता ही नहीं है, उसका ब्लड पूरा बहते रहता है, बहते रहता है, वो जमता ही नहीं है। तो इसे हीमोफीलिया डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड जो है जमता नहीं है, क्लॉट नहीं करता है। और जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत भयावह बीमारी हो जाता है ये। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग को ह्यूमन की बॉडी में हेपरिन जो होता है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, मान लीजिए अगर कट जाता है, तो हेपरिन की वजह से हम लोग के बॉडी में जो है, बॉडी के अंदर जो है, वहाँ बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लड जमता नहीं है। लेकिन जब बाहरी चोट चपेट के कारण जब कुछ भी हो जाता है, जब कट वट जाता है, तो वहाँ पे जो होता है, कि हेपरिन जो होता है इतना एक्टिव हो जाता है कि ब्लड को जमने ही नहीं देता है। ठीक है, हेपरिन इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो ब्लड को जमने नहीं देता है। तो हीमोफीलिया डिजीज़ में फ्रेंड्स, हीमोफीलिया डिजीज़ में जो होता है, ब्लड लगातार बहते जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो ये डिजीज़ सबसे पहले विक्टोरिया महारानी को हुआ था, इसलिए इसे विक्टोरियन डिजीज़ कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़, नेक्स्ट आता है फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी एक डिजीज़ है, अनुवांशिक डिजीज़ है, जो क्या होता है कि ये भी
जीन और क्रोमोसोम की चेंजेस के कारण होता है। तो चलिए जानते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, है ना। ऐसी बीमारी में फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड का पाचन, यानी कि एमिनो एसिड का जो पाचन होता है फ्रेंड, टायरोसिन में नहीं होता, बल्कि फिनाइल एलानिन यूरिन में आने लगता है, और ऐसे ब्रश यहाँ पे ले लें, और आने लगता है ऐसा यूरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है काले रंग का हो जाता है। इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज होता है फ्रेंड्स, इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है, ऐसे बीमारी फिनाइल जो एलानिन है, जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड है ना, उसका जो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, एमिनो एसिड, ठीक है, जो होता ये है कि ऐसे बीमारी फिनाइल एलानिन और एमिनो एसिड का जो डाइजेशन होता है, जो उसका पाचन होता है, वो टायरोसिन में नहीं होता है ना, बल्कि फिनाइल एलानिन में होता है। और जब ऐसा होता है, जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज होता है, यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोनूरिया होता है, ठीक है, उस व्यक्ति का यूरिन जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कि काला हो जाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज होता है फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का यूरिन जो होता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वैसे ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एयर के संपर्क में जैसे ही आता है, एयर कांटेक्ट में आता है, वैसे ही उसका यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डाउन सिंड्रोम यहाँ पे है ना, वाइट है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम सिंपल डिजीज है। इसमें होता ये है कि ये जो डिजीज है फ्रेंड्स, ये जो डिजीज है, ऑटोजोम 21 क्रोमोजोम में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसका जो ऑटोजोम है 21, यानी कि 21 क्रोमोसोम में चेंजेज हो जाता है। जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 46 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बीमारी में जो होता है, ऑटोसोम जो होता है 26 क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम जो होता है फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम में होता ये है, सिंपल समझिएगा, इसमें 21 क्रोमोसोम में चेंज होता है, 21, यानी कि 21वां क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण ये उत्पन्न होता है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में होता ये है फ्रेंड्स कि इसमें ललाट जो होता है, ललाट वो बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉड हो जाता है ललाट। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान है, पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यदि कोई ह्यूमन का यदि फिगर बनाते हैं, ठीक है, सिंपली समझने के लिए, तो इसका जो ललाट होगा, ये इसको ललाट बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये जो ललाट होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है ना, ललाट काफ़ी क्या होता है, चौड़ा होता है ऐसे। तो जिस व्यक्ति में ये डिजीज होता है डाउन सिंड्रोम, उसका ललाट बहुत चौड़ा होता है, यहाँ का जो भाग है वो बहुत चौड़ा होता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिकल सेल एनीमिया। अब इसको पढ़ते ये क्या है, यहाँ से ऐसे बीमारी में पीड़ित व्यक्तियों के आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसा होता है, जिस कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन बाधित हो जाता है। इस मुख्य कारण एमिनो एसिड वेलानिन स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इसको ध्यान से यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता ये है, सिंपली समझ लीजिए फ्रेंड कि सिकल सेल एनीमिया में ये होता है, आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जनरली आकार क्या होता है, गोला होता है, बीच में चपटा होता है, बीच में चपटा होता है, ये आरबीसी का आकार होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया डिजीज होता है, उस व्यक्ति में
उस व्यक्ति का आरबीसी का जो आकार होता है हसुआ से पेट हो जाता है। हसुआ आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, इस टाइप से रहता है हसुआ। गांव देहात में गांव में देखे होंगे हसुआ किस टाइप से रहता है, तो हसुआ इस टाइप से रहता है। आप लोग अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। होना चाहिए था यहाँ गोला और बीच में चपटा, लेकिन हो जाता है कैसा, हसुआ से पेट हो जाता है ना। हसुआ से पेट हो जाता है, जिस कारण आरबीसी का आकार होता है जनरली गोला, लेकिन हो गया कैसा, गोला होता है लेकिन हो गया हसुआ से पेट। ठीक है, हसुआ के जैसा गांव में आप लोग देखे होंगे। तो जब हसुआ आकार का जब इसका आरबीसी हो जाता है, जिस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया होता है, तब होता क्या है, जब हसुआ से पेट हो जाता है फ्रेंड्स, तब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसको मिटा कर आपको समझाते हैं। जब हीमोग्लोबिन जब हसुआ से पेट हो जाता है आरबीसी, ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी जब हसुआ से पेट हो जाता है फ्रेंड, तब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हीमोग्लोबिन सॉटी लिख रहा है, का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बंद हो जाता है। जब हसुआ से पेट हो जाता है आरबीसी का आकार, तो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिस कारण ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो होता है, जिस कारण, और जब किसी व्यक्ति में जब उसका जो सिकल सेल एनीमिया जब होता है, तो हसुआ से पेट जब हो जाता है, तो आरबीसी का आकार, तब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो बंद हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है फ्रेंड्स, तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो चेंजेज होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जब आरबीसी का आकार हसुआ जैसा हो जाता है, तो तब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बंद हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो O2 और CO2 दोनों का चेंजेस जो होता है वो क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाता है, चेंजेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चेंजेस नहीं हो पाता है, जिस कारण जो होता है आदमी को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज का जो क्लास था 12th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा क्लास था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो यदि मेरा आज का पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करना और साथ ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यदि आप इसी तरह लेना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज हमसे सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको अर्जन कर सकें, उसको सीख सकें। तो फ्रेंड्स अपने दोस्त लोग के पास शेयर ज़रूर करना, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके, सीख सके। जो भी 12th क्लास में है, 11th में है, उसको पास सेंड ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बात और फ्रेंड्स, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन, तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जा करके क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।